अरे तो हम पीछे रहेंगे तो तुम भी पीछे रहोगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग जहां तक थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। भौतिक प्रदेश बिहार का जो हमने लिखवाया, शायद पढ़ाया था, उसी को लिखवा रहे थे, है ना। बिहार का भौतिक प्रदेश। है ना। या भौतिक संरचना। तो पहला हिस्सा शायद हमने इसका लिखवा दिया था, है ना। पहला और दूसरा भी। पहला तराई प्रदेश, ये शायद हमने लिखवा दिया था पहले, है ना। इसको, इसमें तीनों हिस्से हमने बताया होगा। एक तो सोमेश्वर रेंज के बारे में बताया होगा, सोमेश्वर श्रेणी। और क्या बताया था। इसी को एक और नाम से जाना जाता है ना, दून घाटी, है ना। तो हरहा या फिर दून कहे, दोनों आपका एक ही है, अलग नहीं है। तीसरा हिस्सा जो हमने बताया होगा, रामनगर दून। रामनगर दून। रामनगर दून को ही दक्षिण श्रेणी भी कहते हैं। इसी को कहते हैं दक्षिण श्रेणी भी, साउथ रेंज, है ना। तो इसको भी याद रखना है। यहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने करा दिया। दूसरा हिस्सा जो हमने बताया था, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, तो यहीं से शुरू करेंगे। गैंगेटिक प्लेन लिखना शुरू करिए सभी लोग। गंगा का मैदान, यहां तक लिखवा दिया है ना, रामनगर दून तक। आगे लिखिए गंगा का मैदान।
ठीक है, लिखिएगा। बिहार के कुल क्षेत्रफल का, बिहार के, क्या हुआ? तो ऐसा बेवकूफ की तरह क्यों बोलते हो? आवाज बढ़ाना है तो आवाज बढ़ाने बोलना है, तो ऐसे क्या होता है? हाँ, कौन स्कूल से पढ़े हो? तो हद है यार। बताओ जरा। दक्षिण गंगा का मैदान। तुम लोग सुधरोगे एकदम नहीं, पता नहीं कौन से स्कूल के पढ़ कर गया। कुछ मतलब एक अपना मैनर भी तो होना चाहिए ना, कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। सड़क पे थोड़े चल रहे हो, ऑटो चलाते हो क्या जी? हैं? टोटो चलाता है? जिंदगी भर वही चलाते रहेगा तुम लोग। ठीक है, लिखो। मतलब एक थोड़ा अपना आपके अंदर सेंस होना चाहिए ना। आपको अगर मान लीजिए कि मौका मिला है बीपीएससी के लिए पढ़ने के लिए, तो कम से कम व्यक्तित्व भी आपका वो होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो व्यक्तित्व नहीं है, वो पर्सनालिटी नहीं है, तो आप तो वैसे भी कभी नहीं बन पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम लोग जितना भी हम पढ़ाई कर लिए ना, आईआईटी तक जाने में एक लड़का को पूरा जैसा होता है ना, घुटना से लेकर के सर तक लग जाता है, तब भी नहीं पहुंच पाता है, समझे? और वहां से हमने मास्टर्स किया है। तो तुम लोग तो सबसे पहले इस बात को समझा करो कि मतलब मैनर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और नहीं तो हम कुछ नहीं बना भी नहीं सकते और बिगाड़ भी नहीं सकते तुमको। अगर तुम्हारा नेचर ऐसा है तो तुमको ना तो हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, ना तो बिगाड़ सकते हैं। अगर तुम सच में बहुत वैसे ही बिगड़े हुए हो, हम बस यही है कि तुमको बता सकते हैं कि ये तुम्हारा मार्ग, इस पे तुम चल सकते हो। ठीक है, मेरा क्या है, आज तुम हो, फिर नया बैच आएगा, फिर नया बैच आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके अंदर खुद ही ये सेंस होना चाहिए। जब देखो तो बीच में कभी कोई भी आवाज कर देना इस तरीके से। और तुम लोग छोटे तो हो नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल 15 साल का हो अब एकदम से। स्कूल में हो कि मारपीट करना सही रहेगा तुम लोग के लिए? लिखिए, ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95%। तो हमने क्या कहा कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% हिस्से में यह विस्तृत है, जो कि लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में, जो कि लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फैला हुआ है, लिख लिए। इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा गैंगेटिक प्लेन दूसरे नंबर पर, और इसमें लिखिएगा आप लोग, इट इज स्प्रेड ओवर, इट इज स्प्रेड ओवर 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज स्प्रेड ओवर 90,650 स्क्वायर किलोमीटर, which is about 95% of, which is about 95% of total area of Bihar, total area of Bihar। आगे लिखिएगा, इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, इट इज कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल brought by the Ganga,
brought by the Ganga and its tributaries. आगे लिखिएगा, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर के बीच है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर के बीच है तथा इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के बीच है। 1500 मीटर के बीच है। ठीक है, इस लाइन को आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। ये कंपैरिजन समुद्र तल से किया जा रहा है। तो हाइट जनरली गंगा के मैदान का कम है, ऊंचाई कम है, 60 से लेकर के 120 मीटर तक के, जबकि कई ऐसे हिस्से हैं बिहार के जो कि समुद्र तल के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अधिक गहरे हैं, है ना। कई ऐसा हिस्सा है जो कि 1000 से लेकर के 1500 जो है आपके मीटर के बीच में इसकी गहराई है। तो जो गंगा का मैदान है ये वैसे भी ज्यादा ऊंचा नहीं होगा क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है और यहां पर कृषि जनरली किया जा रहा है। जबकि उत्तर में अगर सोमेश्वर रेंज की बात करेंगे और दक्षिण में पहाड़ियों के क्षेत्र का भी, देखो बिहार का ऊंचाई इस हिस्से में खूब है और यहां इस हिस्से में खूब है। बात समझ में आ रहा है। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जनरली जो यहां से नदी आ रहा है इस गंगा में मिल रहा है और यहां से भी जो नदी जा रहा है वो इस गंगा में मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है सबको। तो यहां से कई नदियां ऐसे निकलते हुई और इस गंगा में आएगा और गंगा की सहायक नदी बनेगा। ये जो लाइन हमने बनाया है ये गंगा नदी का है। कौन सा नदी का? तो इसमें भी जब कई नदी आकर के इधर से इधर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां ज्यादा ऊंचा है, यहां ढलान अधिक है। पता चल रहा है कि नहीं। ठीक ऐसे ही दक्षिण में जो पहाड़ियों का हिस्सा है ये भी ऊंचा है और यहां से जो पहाड़ियों से जो यहां से नदी निकल रहा है ये भी जाकर के गंगा में ही मिल रहा है। तो अगर इसको हम समझने का कोशिश करेंगे तो जनरली ये पाएंगे कि बिहार का जो ये बीच का हिस्सा है वो नॉर्थ और साउथ के अगर हम कंपेयर करें इससे, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो है ज्यादा गहरा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर अब एक बात और भी बनता है कि सर इधर बाढ़ आ जाता है तो उस रिस्पेक्ट से इधर भी आना चाहिए। तो इधर पर क्या है कि इधर का प्रवाह प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बढ़िया नहीं है। जबकि अगर इधर की बात करेंगे तो अगर खड़ा आ रहा है पानी तो डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिल रहा है और सभी इस जो है गंगा में आने के बाद ये पानी सीधा बाहर निकल रहा है। जबकि इस हिस्से में जितने मुड़दार नदी है वो सब जाकर के गांव में घुस जाता है। मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर जो खास करके कोसी की तो स्थिति ऐसी है कि इतना मुड़दार इसका मार्ग है कि जब जाएगा तो सामने जो गांव मिलेगा वहीं बाढ़ लेकर के आ जाएगा। तो ये इधर का जो अगर कहा जाए नदियों का जो आपका पानी निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम जो कहते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब पानी जा रहा है, पानी कम गया तो उसी हिस्से में खेती भी हो रहा है ना, उसी कुछ हिस्से में गांव भी बसा हुआ है। तो जब बरसात का दिन आया तो उस समय सीधा एकदम पानी के सामने पहुंचा तो इधर जो है बाढ़ का प्रमुख कारण बन गया। जबकि इधर नहीं, क्योंकि इधर पानी निकास का प्रणाली बढ़िया है। पानी तो इधर से यहीं आ रहा है, कहीं और थोड़े जा रहा है। इस सब पानी आकर के गंगा में मिल रहा है। किस मिल रहा है? लेकिन यहां पर से निकास प्रणाली बढ़िया है और गंगा से सारा पैदान यहां से पानी जो है वो बाहर निकल जा सकता है। तो अब दक्षिण की बात करें, देखो इधर की नदियां ज्यादातर हिमालयी है। बात समझ में आए? तो इधर पानी ज्यादा रहेगा। दक्षिण में जो नदियां हैं सब पठारी नदियां हैं, सब प्लेटू से निकल रहा है। तो जब बरसात का समय रहेगा तो इधर के नदी में पानी ज्यादा रहेगा। बरसात के समय में जैसे फल्गु नदी है तो फल्गु नदी में बरसात के समय खूब उफान आएगा, अपना पानी को यहां गया से होते हुए जहानाबाद पटना की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन 15-20 दिन में सब पानी खत्म। इधर पानी भरा रहेगा तो ज्यादा केवल सोन नदी में। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर देखा जाए तो ये कैसे ऊंचाई कैसे गहराई है,
तो आप पाओगे कि इधर ज्यादा ऊंचा है, फिर इधर गहरा है। हमने तो सोमेश्वर रेंज भी बता दिया यहां पर, सोमेश्वर रेंज 874 मीटर तक के, जबकि गंगा से अगर हम इसका जो है तुलना कर रहे हैं तो केवल 60 से 120 मीटर ये ऊंचा है। अगर इधर कहा जाए समुद्र तट से, सॉरी, अगर ये बंगाल के समुद्र तट से कहा जाए तो केवल 60 से 120 मीटर तक की ये ऊंचाई है, जबकि कई ऐसे बिहार के हिस्से हैं जो कि लगभग 1000 से 1500 मीटर तक के गहरा है। बात समझ में आए कि नहीं? तो ये मैदानी भाग है, इसमें इसलिए ऊंचाई का जो है बहुत अधिक रोल नहीं रहेगा। ये लाइन समझ में आ गया? चलिए इंग्लिश वाले लिखिएगा लोग अब यहां पर, ठीक है, इसमें लिखिएगा आप लोग, द एवरेज एल्टीट्यूड इज बिटवीन, the average altitude is between 60 to 120 meters. The average altitude is between 60 to 120 meters above sea level. Above sea level. Its average depth is between 1000 meters to 1500 meters. Its average depth is between 1000 meters to 1500 meters. चलिए आप लोग एक बात को बताइएगा कि अगर मान लीजिए कि बिहार को एकदम डूबने की स्थिति है, ठीक है, लगभग बिहार के सब हिस्से डूब गए हैं मात्र 1-2 को छोड़ करके, तो बताइए कौन सा हिस्सा बचेगा? अगर जिला के हिसाब से कहा जाए तो कौन जिला बचेगा? तो सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? पश्चिम चंपारण। तो जब सब डूब जाएगा तो जो अंतिम, जैसे बोलते हैं ना, कभी फिल्मों में आपने देखा होगा कि अंततः कहां लोग बच रहे हैं, तो वो पश्चिम चंपारण में ही है। जब भागना शुरू करेंगे तो वही सोमेश्वर का सहारा लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक तो ये हिस्सा बहुत ऊंचा है, ठीक है, सोमेश्वर हो गया, रामनगर दून हो गया, और दक्षिण के पहाड़ियों में अगर देखा जाए तो कैमूर की भी जो ऊंचाई है, कैमूर और रोहतास में जो आपका विस्तार है, ये भी ठीक ठाक है। बाकी इधर के प्रदेश थोड़े से ऊंचे हैं, लेकिन एकदम अंतिम अगर कह दिया जाए कि सब डूब गया तो कौन बचेगा? पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर, है ना। इस चीज को थोड़ा कभी कभार ना नोटिस किया करिए कि मतलब हाँ, अगर ऐसी स्थिति बने, पटना तो तुरंत डूब जाएगा, पटना तो इधर से भी गड्ढा में और इधर से भी, मतलब पूरा पटना अगर डूब जाएगा तो गया में पानी घुसेगा इधर। समझ में आ रहा है? इधर पूरा पटना डूब जाएगा तब, और इधर अगर पटना डूब गया तो इधर धीरे धीरे गोपालगंज में ऊपर पानी घुसेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एकदम सीधे ऐसे है, समझ लो। अगर बिहार को ऐसे देखोगे तो ऐसे दोनों तरफ से, इधर भी भरते जा रहा है, इधर भी, तो इधर गया भी अंतिम में पहुंचेगा, और इधर जो ऊपर के जिले हैं ये भी अंतिम में पहुंचेगा। बेगूसराय की स्थिति देखिए यहां पर है। समझ में आया कि नहीं? बेगूसराय की स्थिति यहां पर है, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। वो तो गंगा के मैदानी वाले हिस्से में ही हमने जो बताया ना अभी बेगूसराय, तो 60 से 120 मीटर के आसपास उसकी भी ऊंचाई होगी। आगे लिखिएगा, गंगा नदी के इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। गंगा नदी के इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। गंगा के इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट 1 में करके लिखिएगा, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान। दूसरे लाइन में लिखिएगा, गंगा का दक्षिणी मैदान। दूसरे लाइन में लिखिएगा, गंगा का दक्षिणी मैदान। लिखिएगा, द प्लेन ऑफ गंगा रिवर, द प्लेन ऑफ द गंगा रिवर
कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा. हाँ, नेक्स्ट लाइन में करके लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा पॉइंट 1 बना करके, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा पॉइंट 2 करके, साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा, साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा. चलिए, तो अब आगे बढ़ते और लिखिएगा गंगा का उत्तरी मैदान, और प्रॉपर डैश देकर के लिखिए, गंगा का उत्तरी मैदान और डैश देकर के लिखिए. लिखिएगा गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्र, गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्र 56,980 वर्ग किलोमीटर में है. 56,980 वर्ग किलोमीटर में है. आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियां जैसे, गंगा तथा उसकी सहायक नदियां जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी तथा महानंदा के, कोसी तथा महानंदा के दोआब में हुआ है, दोआब में हुआ है. लिखे, अगला लाइन में लिखिएगा उत्तरी गंगा के इस मैदान में, या लिखो गंगा के उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान में नवीन जलोढ़ मृदा का, नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जो कि उर्वरता के दृष्टिकोण से, जो कि उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार की एक महत्वपूर्ण मिट्टी है, बिहार की एक महत्वपूर्ण मिट्टी है. लिखिएगा आप लोग आगे, है ना, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा, पॉइंट 1 बना करके लिखिए, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा. लिखिएगा द एरिया ऑफ नॉर्दर्न गंगा प्लेन, द एरिया ऑफ नॉर्दर्न गंगा प्लेन इज अप्रॉक्स 56,980, अप्रॉक्स 56,980 स्क्वायर किलोमीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर्स. आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, दिस प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड, दिस प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट डिपॉजिट्स बाय द,
formed from the sediment deposits by the Ganga and its northern tributaries. From the sediment deposit by Ganga and its ट्रिब्यूटरीज। आगे लिखिएगा इसी में, ठीक है। घाघरा कॉमा दे के लिखिए, गंडक, घाघरा कॉमा देकर लिखिएगा उसमें, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा आगे लिखिए, नदियों के कारण बने दियारा चौर, नदियों के कारण बने दियारा चौर। कल समझाए थे शायद इसको कि नहीं समझाए थे? हाँ, जब नदी बह रही होती है और कहीं पर मोड़ लेती है ना, तो पिछले हिस्से में जो पानी को छोड़ देता है, कहीं पर मोड़ लिया और मोड़ने के क्रम में कुछ पानी पर दबाव आया और वहीं पे पानी रुक गया, तो वो जो एरिया बनता है उसी को चौर कहते हैं। क्या कहते हैं? और नदियों के वही किनारे का स्थान जो वो दियारा कहलाता है। बस समझ में आ गया? तो एक तो चौर को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको मन कहते हैं, चौर या मन। समझ में आ गया? चौर या मन। तो क्या लिखा लाइन में आपने? नदियों के कारण दियारा कॉमा देखिए लिखिएगा, चौर या मन का निर्माण, चौर या मन का निर्माण, है ना, चौर या मन का निर्माण सारण कॉमा देके लिखिएगा, बक्सर, भोजपुर, फिर लिखिएगा चंपारण, दोनों इंक्लूड है इसमें, ठीक है। दोनों ही, जब गंडक नदी और बूढ़ी गंडक को बताएंगे तो दोनों में विस्तार इसका है, इसी कारण से हमने इसको चंपारण बोला। चंपारण ज्यादा लिखेंगे, लिखो तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों। कह रहा है सर कैसे लिखवा दिए? जब हम नदियों का बहाव बताएंगे तो उसमें बताएंगे गंडक नदी है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भी है, पूर्वी चंपारण में भी है, ठीक है। तो चंपारण कॉमा देके लिखिएगा, पूर्णिया आदि में मिलता है, पूर्णिया आदि में मिलता है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखिएगा, एक लाइन पहले वाला भी मिसिंग था ना, कि द नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन इज मेड बाई, the northern Gangetic plain is made by new alluvial soil, या लिखिए formed by new alluvial soil। आगे लिखिएगा, दियारा एंड चौर, इसको इंग्लिश में भी वही कहते हैं, ठीक है। दियारा एंड चौर, क्या बोला हमने? दियारा एंड चौर, a specific landforms formed due to river
विच इज फाउंड इन भोजपुर, विच इज फाउंड इन भोजपुर, कॉमा देकर लिखिएगा, बक्सर, सारण, चंपारण एंड पूर्णिया, एंड पूर्णिया। ठीक है, लिखिएगा इस मैदान का ढाल, इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से, इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में है। एकदम सीधा समझ लो, जो लाइन हमने ये खींचा है, जो ये गंडक नदी बह रही है, एकदम सीधा एकदम समझिए वही आपका है। वैसे भी आप देखिए कि जो गंगा नदी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये किधर से किधर, पश्चिम से। तो एक बात तो ये है कि ढाल आपको पता चल रहा होगा, जो स्लोप है ये स्लोप आपका वेस्ट टू ईस्ट है। ये स्लोप जो है पश्चिम से किधर है, एक बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, ये जो गंडक नदी है या ऐसे ही कई नदियां, जैसे इधर से घाघरा नदी आएगा, यहां से गंडक आएगा और यहां से बूढ़ी गंडक आएगा। अगर ये स्लोप सीधा एकदम ऐसे होता तो नदी सीधा ऐसे आता। बात समझ में आ रहा है? तो इस स्लोप जो है थोड़ा ऐसे है, देखो ऐसे। तो अगर यहां से कोई पानी आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसा नहीं कि यहां से गिरे इधर नहीं आएगा, सीधा एकदम जैसे हमने ये बताया। तो इसमें जो आपको पता चल रहा है कि एक तो दक्षिण की तरफ भी ये जा रहा है और साथ साथ में पूर्व की तरफ में भी जा रहा है ना, साउथ के तरफ में भी जा रहा है और आपके ईस्ट के तरफ में भी जा रहा है। वही अगर यहां से हम कहेंगे तो इधर गंगा चूंकि आ ही रहा है उत्तर प्रदेश से, बात समझ में आ रहा है? तो जब ये गंगा उत्तर प्रदेश से आ रहा है और इसको जो मार्ग मिल रहा है वो मिल रहा है ईस्ट की तरफ में ही ढलान, और इसीलिए अपने मार्ग को ये जो है इसमें जो पानी जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, पश्चिम से पूरब। तो दोनों लाइन, पहला लाइन हमने क्या बताया था कि पश्चिम से पूरब की तरफ होगा और एक दक्षिण से लेकर के आपका जो है पूरब की तरफ। तो इसमें पूरा कहा जाए तो उत्तर पश्चिम से पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में आपका दक्षिण पूर्व, यही ना आपका हुआ साउथ ईस्ट, आपका जो है दक्षिण पूर्व में। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग भी लिखिएगा, द स्लोप ऑफ द प्लेन इज, द स्लोप ऑफ द प्लेन इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू, नॉर्थ वेस्ट टू मतलब कि उत्तर पश्चिम से, है ना, उत्तर पश्चिम से यानी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू, ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, है ना, टू साउथ ईस्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? मतलब उत्तरी पश्चिमी हिस्से से लेकर के, ये है ना नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी से लेकर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तक के इसका जो है वो ढलान है। लिखा आप लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। आगे लिखिएगा सभी लोग, दो नदियों के बीच की स्थिति, दो नदियों के बीच स्थित, ठीक है, दो नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो जो आपके उत्तर बिहार का जो हिस्से है इसमें दोआब जनरली ज्यादा है दक्षिण की तुलना में, क्योंकि नदियां भी जो है वो उत्तर बिहार में अधिक है। तो एक नदी जो आपको मिलेगा जो कि इधर आपके उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार आता है, इसका नाम है घाघरा। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? घाघरा। और ये जो नदी आपको दिख रहा है ये तो गंगा नदी, आपको पता होगा, है ना।
तो एक तो ये घाघरा जो दिख रहा है, इसके भी अगर आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम चंपारण से ही एक नदी प्रवेश करती है और पटना के थोड़ा पहले आपका जो है ये गंगा में मिलती है और इसका नाम है गंडक। क्या नाम है, क्या नाम है इसका, गंडक। तो आपके वैशाली में ही जो हाजीपुर के नजदीक मिलता है। तो आप देखिए ये नदी का भी, ये नदी का और ये घाघरा नदी का दोनों के बीच का जो हिस्सा है इसी को कहेंगे दोआब। क्या कहेंगे, इसी को कहा जाएगा आपका जो है कि ये जो हिस्सा आपको हुआ यही आपका इसका दोआब हो गया। इस बात को समझना है। अब देखिए एक दोआब का निर्माण तो ये घाघरा नदी और गंडक नदी की वजह से हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है सभी को। तो यहां खेती भी अच्छा होगा और यहाँ की जो मिट्टियां होगी वो भी जो है नवीन जलोढ़ यानी कि न्यू एलोवियल सॉइल मिलेगा। तो यहां पर भी खेती अच्छा होगा। अब ये गंडक दिख रहा है, इसी प्रकार से अगर आगे देखा जाए तो और भी नदियां मिलेगी, जैसे कि एक नदी जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। क्या नाम है, बूढ़ी गंडक। तो अगर बूढ़ी गंडक के विषय में कहा जाए तो ये तो निकलता है बिहार के सोमेश्वर रेंज से ही, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक, फिर इसी में आगे जाकर के मिल जाता है एक नदी जिसका नाम है बागमती। क्या नाम है, बागमती। तो अब फिर से देखिएगा कि यहां गंडक का ये हिस्सा और ये बागमती दोनों के बीच में फिर से एक दोआब बन रहा है कि नहीं, अरे यहां पर भी दोआब बन रहा है कि नहीं। तो इसमें जो आप समझने का कोशिश कर रहे हैं कि एक तो जो आपका दिख रहा है यहां पर कि घाघरा और गंडक का दोआब, घाघरा और गंडक का, बात समझ में आ रहा है सभी को। क्या क्या कौन कौन सा नदी बोला हमने, घाघरा गंडक दोआब। एक तो ये आपको समझ में आया। उसके अलावे अगर आगे थोड़ा आप देखोगे तो हमने बताया गंडक और बागमती भी है ना। बूढ़ी गंडक के साथ में कौन कौन सा है आपका, बागमती है। तो एक जो आगे मिलेगा आपको वो है आपका गंडक एंड अगर इसमें देखा जाए तो बागमती। क्या हो गया, बागमती। ये दोनों दोआब भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। फिर अगर आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो दिखता है वो कोसी है। कौन सा ये आपको कोसी है। और ये आपको यहां जो दिखेगा ये है महानंदा। क्या है आपको, महानंदा। नदियां जब पढ़ाएंगे तो सब डिटेल में ही बताएंगे। तो ये तो आपका यहां पर दिखा एक जो है आपका गंडक और साथ साथ में बागमती। अब आगे जो एक महत्वपूर्ण है वो आपका कोसी और महानंदा है। कोसी और, तो एक और दोआब, एक तो पहला नंबर पर हमने ये दोआब बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको यहां पर समझना है कोसी महानंदा दोआब। समझ में आ रहा है सभी को, कोसी महानंदा दोआब। तो इसी को आप लोग क्या है कि नोट डाउन करिएगा। अभी लाइन में कहां तक लिखा था आपने, दो नदियों के बीच को दोआब कहते हैं। लिखिएगा उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार के क्षेत्र में, उत्तर बिहार के क्षेत्र में, उत्तर बिहार के क्षेत्र में घाघरा गंडक दोआब, घाघरा गंडक दोआब, कॉमा देकर लिखिएगा, गंडक बागमती दोआब, गंडक बागमती दोआब, आगे लिखिएगा तथा कोसी महानंदा दोआब, तथा कोसी महानंदा दोआब में नवीन जलोढ़ मिट्टियों का बना मैदानी भाग है। मैदानी भाग है। तो जहां पर भी आपको दिख रहा है कि दो नदी है और उसके बीच का हिस्सा है, जैसे देखा जाए तो गंडक और बूढ़ी गंडक, यहां पर भी निर्माण होगा। लेकिन फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है हम अभी केवल उसी को मेंशन करवा रहे हैं, केवल समझ के लिए। कारण क्या है कि नदी का जो चैप्टर है आपने पढ़ा नहीं है अभी अच्छे से, तो बहुत डिटेल में हम इधर घुसेंगे नहीं। तो आपने लिख लिया इसको, लास्ट में क्या लिखा, कोसी तथा कोसी
महानंदा दोआब। आगे लिखिएगा, द एरिया सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स, द एरिया सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब, इज कॉल्ड दोआब। इंग्लिश में भी इसको दोआब ही कहेंगे, है ना, इज कॉल्ड दोआब। आगे लिखिएगा इसमें, घाघरा गंडक दोआब, घाघरा गंडक दोआब, कॉमा देकर के लिखिएगा, गंडक बागमती दोआब, गंडक बागमती दोआब, फिर कॉमा देकर के लिखिएगा इसमें, कोसी महानंदा दोआब, कोसी महानंदा दोआब आर प्रोमिनेंटेड, कोसी महानंदा दोआब आर प्रोमिनेंट, ठीक है, इन नॉर्थ बिहार। अगला लाइन में लिखिएगा आप लोग, गंगा के उत्तर के मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है, गंगा के उत्तर के मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहले नंबर पर लिखिएगा भाबर या तराई क्षेत्र, भाबर, बांगर मत लिखिएगा, इसमें लिखिएगा भाबर, भाबर या तराई क्षेत्र। ठीक है, भाबर या तराई क्षेत्र, इसमें लिखिएगा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे बिहार के उत्तर पश्चिम, बिहार के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, हाँ, बिहार के उत्तर पश्चिम, बिहार के उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक संकीर्ण मिट्टियों की एक परत, संकीर्ण मिट्टियों की एक परत जो कंकड़ नुमा है, जो कंकड़ नुमा है, इसे भाबर प्रदेश कहते हैं, भाबर या तराई क्षेत्र कहते हैं, भाबर या तराई क्षेत्र कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। मिट्टियों को भी जब पढ़ाएंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से फिर भी बताएंगे एक बार, अभी यहां फिलहाल समझ लीजिए। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, एक तो आपने ये देखा कि यहां शिवालिक श्रेणी है ना, सभी लोग यहां देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है शिवालिक श्रेणी है। यहां पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, पश्चिम चंपारण से, तो भौगोलिक दृष्टि से हमने बताया कि उत्तर पश्चिम है ना, नॉर्थ वेस्ट के हिस्से से लेकर के यहां पर आपका जो है वेस्ट चंपारण से लेकर किशनगंज तक के मिट्टियों की एक संकीर्ण पट्टी है जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। तो कोई भी जिला, चाहे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सभी जिले में जो उत्तरी हिस्सा इसका होगा, जो सीमावर्ती होगा, उसमें 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी जो मिट्टियों का जो पट्टी है उसी को भाबर कहेंगे या तराई कहेंगे, भाबर या। तो इसी लाइन में आगे लिखिएगा कि पश्चिम चंपारण से लेकर, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक, किशनगंज तक, किशनगंज तक 10 से 12 किलोमीटर, किशनगंज तक 10 से 12 किलोमीटर मिट्टियों की एक संकीर्ण पट्टी, मिट्टियों की एक संकीर्ण पट्टी तराई क्षेत्र में शामिल है, तराई क्षेत्र में
शामिल है। सबको ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। अगर देखो बुक में केवल इतना लिखा हुआ रहेगा कि उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व, या फिर लिखा रहेगा चंपारण से लेकर के आपका किशनगंज तक। चंपारण से लेकर के, अब देखो इसमें फिर से समझिएगा, हिमालय के दक्षिण जो शिवालिक श्रेणी हुआ, हिमालय दक्षिण शिवालिक श्रेणी, इसी में जो है पश्चिम चंपारण से लेकर के, ये जिला दिमाग में आ रहा है कि नहीं सबको, सीक्वेंस में आना चाहिए, या इसको ये कहें, या फिर उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व सीमावर्ती जिलों में 10 से 12 किलोमीटर मिट्टियों की एक चौड़ी पट्टी है, मतलब एकदम सीमावर्ती हिस्से में जो कि तराइयों में है, और इसी को कहते हैं तराई मिट्टी भी। जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, इसी को तराई या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो आपका शामिल है भाबर या फिर तराई क्षेत्र में, भाबर या फिर तराई क्षेत्र में, तो ये उत्तर वाले हिस्से में हमने इसको डिस्कस किया। आगे लिखिएगा दूसरे नंबर पे, इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, है ना। भाबर और तराई, भाबर और तराई रीजन, इंग्लिश में इसको भी भाबर ही कहेंगे। भाबर और तराई रीजन, ठीक है, भाबर और तराई रीजन, इसमें आप लोग लिखिएगा द तराई रीजन इज, द तराई रीजन इज एक्सटेंडेड एज ए नैरो स्ट्राइप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, west to east of the Shivalik mountain range, Shivalik mountain range। This is 10 to 12 kilometer नहीं, इसमें लिखिएगा द विड्थ ऑफ द स्ट्राइप इज 10 to 12 किलोमीटर, द विड्थ ऑफ द स्ट्राइप इज 10 to 12 किलोमीटर, which is situated in West चंपारण to किशनगंज, वेस्ट चंपारण टू किशनगंज। ठीक है, आगे आप लोग जो है कहां तक लिखे थे, लास्ट क्या है, लास्ट लाइन, जो पश्चिम चंपारण से, ये वाला लिख लिया है, लिखो, जो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक विस्तृत है, लिखा इस लाइन को। चलिए अब दूसरे नंबर पर लिखिएगा, ये पहला हुआ था है ना, दूसरे नंबर पर लिखिएगा भांगर या बांगर भूमि, दूसरे नंबर पर लिखिएगा भांगर या बांगर भूमि, भांगर या बांगर। जनरली बांगर भूमि तो होता है साउथ बिहार में, लेकिन बिहार का एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर ये जो है भांगर या फिर बांगर मिलेगा, क्योंकि बांगर मिट्टी में हमने जनरली आपको साउथ का हिस्सा बताया था, है ना, इधर आपका खादर और इधर बांगर। लेकिन नॉर्थ बिहार में एक जो आपका चंपारण का हिस्सा है, वहां की जो मिट्टियां जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अवशिष्ट मिट्टियां हैं। चंपारण के कुछ हिस्से की मिट्टियां पुरानी है, और वही जो क्षेत्र है वही कहलाता है आपका भांगर। बात समझ में आ गया, वही क्या कहलाता है। तो मिट्टी जब पढ़ाएंगे तो ऐसे वर्ड्स जो है बार बार आपको मिलते रहेंगे, तो वहां पर परेशान ना होइए, और यहां पर आप लोग एक बार इसको सीख लीजिए। लिखिएगा बांगर क्षेत्र पुराना जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र पुराना जलोढ़, इसमें नया तो कोई है नहीं इसमें लाइन, बांगर क्षेत्र
पुराना जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता है, जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता है। ठीक है, लिखिएगा पश्चिम चंपारण में ऐसे क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण में ऐसे क्षेत्र में अवशिष्ट मिट्टियां भी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र में अवशिष्ट मिट्टियां भी पाई जाती है, पिगमेंट सॉइल इसको बोलते हैं। अवशिष्ट मिट्टियां भी पाई जाती है। तो जो अभी हम बता रहे हैं इसको एकदम ध्यान से सुनो। यहां जनरली हमने क्या कहा कि जो नॉर्थ बिहार का प्लेन है यहां पर तो खादर होगा, है ना, न्यू एलुवियल सॉइल या फिर खादर होगा, और यहां ओल्ड एलुवियल सॉइल या फिर बांगर होगा। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें एक क्षेत्र ऐसा बता रहा हूं जो पश्चिम चंपारण के कुछ हिस्से हैं जिसमें कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो वहां पर जो है संरक्षित है। कहने का सीधा मतलब है कि पश्चिम चंपारण के इस हिस्से में जो है कभी बाढ़ नहीं आता है। अब ठीक आप रिलेट करिए, जो सोमेश्वर आप बोल रहे थे बार बार, तो जो सोमेश्वर रेंज के आसपास का क्षेत्र होगा वो तो वैसे भी ऊंचा होगा। अरे ऊंचा होगा कि नहीं होगा? क्या वहां पर कभी बाढ़ आएगा? तो जब वहां पे बाढ़ नहीं आएगा तो मिट्टी पुराना हो जाएगा। सीधा आप समझ लीजिएगा, जहां बाढ़ आएगा मिट्टी नया होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी या न्यू एलुवियल सॉइल रहेगा। तो उत्तर बिहार में तो हमने बता दिया कि जनरली जो है वो आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, लेकिन पश्चिम चंपारण के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां की उत्तर बिहार में भी जो है आपका बांगर या फिर भांगर मिट्टी मिलता है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ रहे, ठीक है, कि उत्तर बिहार के कौन से क्षेत्र में बांगर या फिर भांगर मिट्टी मिलता है, तो आपका पश्चिम चंपारण। और इसी हिस्से के मिट्टी को जो है जनरली अवशिष्ट मिट्टी या पिगमेंट सॉइल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अवशिष्ट मिट्टी या फिर पिगमेंट सॉइल कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? आप लोग लिखिएगा सभी लोग इसमें, ठीक है। सेकंड में लिखा दूसरे नंबर पर भांगर और बांगर लैंड। तो आपको इसमें हमने कहा कि इंग्लिश में भी इसको ही ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। भाबर और बांगर, भांगर और बांगर, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखिएगा द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ बिहार, द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ बिहार is located as Bhangar land, which is an area of old alluvial soil, which is an area of old alluvial soil where flood water does not reach every year, where flood water does not reach every year, it is found in north western plain और चंपारण डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन और चंपारण डिस्ट्रिक्ट। आप लोग हिंदी वाले यहां तक लिख लिए थे? हाँ, लिख लिए थे ना? चंपारण जिले में इसका विस्तार है। आगे लिखिएगा तीसरा, थर्ड में लिखिएगा खादर भूमि, खादर भूमि,
खादर भूमि, खादर लैंड, हाँ क्या हुआ, लिखिएगा इसमें खादर भूमि नवीन जलोढ़ मिट्टी का, खादर भूमि नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र है। खादर भूमि नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र है। यह क्षेत्र लगभग हर साल बाढ़ के पानी से प्रभावित रहता है। बाढ़ के पानी से प्रभावित रहता है। बाढ़ के पानी से प्रभावित रहता है। ठीक है, यह मिट्टियां काफी उपजाऊ है। यह मिट्टियां काफी उपजाऊ है। लिख लिए? चलिए आप लोग लिखिएगा फादरलैंड, थर्ड नंबर पर आप लोग लिखिएगा फादर भूमि। तो ठीक है, इसमें आप लोग लिखिएगा fatherland is formed by new alluvial soil, new alluvial soil न्यू एलुवियल, ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल इट इज spread between गंडक रिवर एंड कोसी रिवर, मतलब गंडक से लेकर के एकदम कोसी तक। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा दिस एरिया इज अफेक्टेड बाई फ्लड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। This area is affected by flood almost every years. Next line में लिखिएगा The land is very fertile. The land is very fertile. Which is most useful for agriculture. Which is most useful for agriculture. आगे लिखिएगा चौथे नंबर पर आप लोग चौर या मन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो चौथे नंबर पर लिखिएगा इसमें चौर या मन। चौर या मन, ठीक है, कॉमा दे करके दियारा भी लिख लीजिए इसी में। हाँ, चौर और मन, ठीक है, लिखिएगा इसमें चौर या मन, लिखिएगा नदियों के प्रवाह, नदियों के प्रवाह में मार्ग मोड़दार मिलने के कारण पानी के जमाव को चौर कहा जाता है। पानी के जमाव को चौर कहा जाता
है। ठीक है, लिखिएगा, तथा नदियों से बने गोखुर झीलों को, नदियों से बने गोखुर झीलों को मन कहते हैं। गोखुर झीलों को मन कहते हैं। अब ध्यान से समझना यहां पर सभी लोग कि ये जो दूसरा वाला लाइन हमने जो बताया कि गोखुर झील का निर्माण, गोखुर झील को चापाकार झील भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से एक झील का आकृति बन जाता है पानी जमा होकर के, और है ना, इसी को चापाकार झील या फिर इसको गोखुर झील कहते हैं, जिसको कि हम मन के रूप में जानते हैं। नदी के द्वारा झील का निर्माण होना कॉमन सी बात है, लेकिन मार्ग में जितना परिवर्तन रहेगा, मतलब जमीन जितना कम समतल रहा, कहीं पर समतल है, उबड़ खाबड़ जमीन है, तो जहां गड्ढा मिल गया वहीं पर पानी का जमाव हो गया, तो जो चापाकार स्थिति जो बनेगा उसमें जो वो गोखुर झील बनेगा उसी को मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोखुर झील को ही मन कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि बिहार के वैसे हिस्से जहां पे गोखुर झील है वहां पर मछली बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि पानी जहां पर जमेगा, जहां पर पानी जमेगा लंबे समय तक, वहां पर ऐसे उसमें जो है जीव रहेंगे, तो जो मछली है वो जनरली गोखुर झीलों में बहुत अधिक होता है। तो ये भी आप कंपेयर करके देखिएगा कि जो नॉर्थ बिहार का हिस्सा है उधर जो है आपके गोखुर जैसी स्थिति ज्यादा बनती है, साउथ में कम बनता है, इसीलिए नॉर्थ बिहार में मत्स्य उत्पादन या मछली का उत्पादन अधिक होता है। समझ में आएगी नहीं आया? मछली का उत्पादन, और राज्य की सरकार, हमारे बिहार की सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार को जो है कम से कम मछली का तो एक केंद्र बनाया जाए। और जब हम ये आपको पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर, उसके बाद जो ऐसा आपका एक टॉपिक आएगा छोटा सा कि बिहार में जो आपके है ना जीव जंतु और जो भी आपके पशु का जो पशुपालन है, तो उसमें मछली के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रहा है बिहार के क्षेत्र में, और हम लगभग अब इसको एक्सपोर्ट करने लगे हैं, मतलब बिहार से बाहर भेजने लग गए हैं। तो आप लोग इसको लिखिएगा, कहां तक लिखा था? मन कहलाता, इसको लिख लिया आपने? चलिए आप लोग लिखिएगा चौर एंड मन, चौर एंड मन, ऐसे ही सेम लिखना है, चौर एंड मन लिखिएगा। इसमें द लो लैंड ऑफ नॉर्दर्न गंगा प्लेन, द लो लैंड ऑफ द नॉर्दर्न गंगा प्लेन which is filled by water is called chor, is called chor। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा द शेप फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्स बो। ठीक है, इसका मतलब गोखुर होता है। ऑक्स बो विच इज कॉल्ड मन। फिर से बताऊं, कहां तक लिखा? द शेप फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्स बो लेक्स, OXBOW by rivers is called मन, is called मन। चौर और मन को समझे आप लोग? एक चौर और दूसरा, तो जनरली जो है ये आपके नॉर्थ बिहार में अधिक होगा, साउथ बिहार के कुछ हिस्से में बनेंगे, लेकिन नॉर्थ बिहार में ये ज्यादा होगा। वो तो आप ज्योग्राफिकली जो है इसको समझ भी पा रहे हैं। समझ में आया? तो यहां तक हमने अभी तक जो कंप्लीट किया है वो गंगा का उत्तरी मैदान ही किया है। बात समझ में आया? अब आप लोग फिर से जो है टाइटल दीजिए गंगा का दक्षिणी मैदान। हाँ हाँ बिल्कुल है वो। तो जब झीलों को एक बार पढ़ाने लगेंगे तो सब में हम मेंशन भी करेंगे कौन कौन सा गोखुर झील है बिहार में। ठीक है, लिखिए गंगा का दक्षिणी मैदान, साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा, ये शॉर्ट में हो जाएगा। साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा, इसमें लिखिएगा यह क्षेत्र लगभग
यह क्षेत्र लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है। गंगा के दक्षिण मैदान में गंगा के दक्षिण मैदान में पाए जाने वाले नदियां, नदियां मुख्यतः कर्मनासा, सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल आदि शामिल है। क्यूल आदि शामिल हैं। इसमें आगे लिखिएगा, गंगा के दक्षिण मैदान में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। बाढ़ जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यह क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। चलिए आप लोग लिखिएगा इतना, साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा, लिखिएगा इसमें, द रीजन इज स्प्रेड ओवर साउदर्न बिहार an area of approximately 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। द मेन, अगर नेक्स्ट लाइन में, द मेन रिवर्स ऑफ द साउदर्न प्लेन, द मेन रिवर्स ऑफ द साउदर्न प्लेन इज कर्मनासा रिवर, सोन रिवर, पुनपुन रिवर, फल्गु रिवर एंड क्यूल लिखेगा इसमें आगे, द साउदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाई ओल्ड एलुवियल सॉइल। एक बच्चा कह रहा है
सर साउथ बिहार में ओल्ड एलुवियल सॉइल क्यों है? 1 मिनट में 1 लाइन में एकदम बीपी बढ़ा देता है। अब बताओ, इसमें ये पूछ रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी इधर का है। अब मतलब बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं कि यहां पर बाढ़ नहीं आता है ना, और बाढ़ का पानी नहीं आता, इसलिए मिट्टी बार बार बदल नहीं रहा है। क्लास के पहले 10-10 मिनट पहले आएगा। अब देखो क्या कहा जाए इसको, उसको पहले पूरा क्लास करने के लिए तुम पहले सीखो, ठीक है? कह रहे किधर पुराना क्यों है, नया क्यों है। कल भी इस बात को हमने डिस्कस किया था, कल के क्लास में भी किया है कि नहीं, कि दक्षिण बिहार में बाढ़ नहीं आता है, और बाढ़ नहीं आता है मतलब कि बाढ़ के पानी के साथ वो गाद नहीं है ना, अवसाद नहीं है, तो वो मिट्टी जो है बार बार चेंज नहीं हो रहा है और नवीन नहीं है, इसलिए पुरानी है। आगे लिखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे लिखिएगा। दक्षिण गंगा का मैदान का मुख्यतः दक्षिण गंगा का मैदान मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए बलुई मिट्टी से, बलुई मिट्टी से निर्मित किया गया है, निर्मित किया गया है। इसमें लिखिएगा इस मैदान का औसत ढाल, अगले लाइन में, इस मैदान का औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं भागलपुर से हूं और अभी भी यहां बाढ़ का पानी है। ये भी तो दक्षिण बिहार में है, तुम अभी बाढ़ को देखे नहीं हो। बाढ़ अगर तुमको देखना है तो सीतामढ़ी जाओ, ठीक है? जो तुम देख रहे हो वो अभी तालाब और आहर बना हुआ है, ठीक है? उसको बाढ़ नहीं कहते हैं। बाढ़ जैसी स्थिति रहती तो तुम पढ़ भी नहीं रहे होते अभी, ठीक है? कहीं स्कूल या ऊंचे जगह पर रहते और हम लोग कंबल बांट रहे होते तुम्हारे लिए। ठीक है, चारा चबेना लेकर के आते हम लोग, है ना? हम लोग का अभियान चलाया जाता, चंदा कलेक्ट किया जाता, और सब लोग जो है गाड़ी के माध्यम से दाल चावल गैस जैसी व्यवस्था कर रहे होते, तुम पढ़ थोड़े रहता। जहां बाढ़ आ जाएगा वहां लोग अपना जान बचाएगा, कैसे पढ़ रहा होगा बताओ? अभी पढ़ नहीं रहे, सब हंस रहा है। आप देखो, लेकिन समझना चाहिए। क्या लाइन लिखा था आपने? दक्षिण से उत्तर की ओर है। आप लोग लिखिएगा द साउथ गंगा प्लेन इज मेनली, द साउथ गंगा प्लेन इज मेनली मेड अप ऑफ सैंडी सॉइल, sandy soil brought by rivers, mainly made up of sandy soil brought by the rivers from the Chota Nagpur plateau, from the Chota Nagpur plateau। आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, द एवरेज स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज, द एवरेज स्लोप ऑफ द प्लेन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब दक्षिण से
उत्तर के तरफ, दक्षिण से साउथ टू नॉर्थ। तो ये कंप्लीट हुआ। तो गंगा का विशाल मैदान आपने पढ़ा, जिसमें कि पूरे बिहार का अगर देखा जाए तो 95% एरिया जो है वो कवर कर रहा है। कितना? ये गलत है, ओल्ड एलुवियल स्वाइली होगा। ठीक है, नीचे तो लिखा हुआ है, फिर से जी नीचे ठीक लिखा हुआ है वहां पर। तीसरा लिखिएगा, दो आपका कंप्लीट हुआ है अभी तक। ठीक है, गंगा का मैदानी भाग हुआ है। तीसरे नंबर पर लिखिएगा दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग। दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग, दक्षिण का लिखिएगा नैरो प्लेटू पार्ट ऑफ साउथ बिहार। नैरो प्लेटू पार्ट ऑफ साउथ बिहार। चलिए लिखिएगा इसमें दक्षिणी पठार क्षेत्र, दक्षिणी पठार क्षेत्र का विस्तार, दक्षिणी पठार क्षेत्र का विस्तार छोटा नागपुर पठार की सीमा पर है। छोटा नागपुर की पठार की सीमा पर है। दक्षिण पठार क्षेत्र का विस्तार छोटा नागपुर के पठार के सीमा पर है। आप समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? बिहार के दक्षिण में जाएंगे तो ये झारखंड जो पूरा है ये आपका छोटा नागपुर का है ना। तो कई ऐसे जनजातीय विद्रोह हुए जो इसी छोटा नागपुर के पठार में ही हुआ था। तो ये पूरा पठार का जो हिस्सा है एक तो पूरा जंगली हिस्सा है। तो जनजाति तो वैसे भी जंगल में रहेगा, कहां रहेगा? अगर जंगल में नहीं रहेगा तो कहां से वो लोग जो है अपना जो है शिकार खोजेगा बताओ, है ना। शहर में अगर रहने लगे तो शिकार मिलेगा? कभी बिल्ली को पकड़ रहा है, कभी सियार को पकड़ रहा है, वही सब तो खाना है उसको, तो जंगल में ही मिलेगा ना। अभी भी देखते हो कुछ जैसे हैं जो जनजाति बिहार में अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा। मतलब शहर से थोड़ा दूर झुंड रहेगा लगभग 50-40 लोगों का, और भाला वाला दम लंबा रखे हुए रहेगा, और गांव में खोजते रहे कि कहां बिल्ली घूम रही है। देखते हो, देखते हो कि नहीं? कैसे गुलगुलिया कहते हैं, क्या बोल रहा है उसका, बंजारा। तो वो जनजाति होता है, मतलब एकदम लंबा जो एकदम भाला रखे हुए रहेगा, देखिएगा कि किसके घर में बिल्ली कहीं बैठे एकदम घुसा दिया नहीं, और पकड़ करके लाएगा उसको, और आग में एकदम से, जैसे शोले फिल्म में कैसे जलाता था, फ्राइड बिरयानी थोड़े, उसको तो रोस्टेड बोलेंगे, उसको तंदूरी बोल सकते हो, तंदूरी कैट। तो बचपन में जब हम भी गांव पे जब रहते थे तो देखते थे कि पकड़ करके और बगीचा में ले जा करके और उसमें भाला घुसाया और सीधे आग जला करके उसको ऐसे से घुमा रहा है पूरा एकदम। और शोले फिल्म में जो अमजद खान जो है ना, क्या नाम है उसका, गब्बर सिंह, तो उसमें भी देखा कि जब भी देखते हो हमेशा जो है वही रोस्ट होते रहता है कि नहीं, घूमते रहेगा ऐसे। और वो तो ये भी कह रहा है कि रामगढ़ के जो है बच्चे पढ़ने कब से लग गए। समझ में आ रहा है? जो झारखंड का जो रामगढ़ है, जहां 1940 में हमने जो बताया था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो उसी रामगढ़ के विषय में, और कह रहा है कि गब्बर सिंह जो कह रहा है, मतलब एकदम डरा हुआ हिस्सा होना चाहिए मेरे अनुसार। तो ये छोटा नागपुर के पठार में जो आपने मुंडा देखा, संथाल देखा, है ना, और भी कैसे, जैसे हो गया, उराव हो गया, सब इसी क्षेत्र में रहते थे। आगे लिखिएगा सोन नदी कैमूर के पठार को, सोन नदी, तो यहां है आपका सोन नदी, ठीक है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी कैमूर के पठार को, कैमूर के पठार को
छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो ये लाइन को आप लोग समझे। देखो यहां है कैमूर की पहाड़ियां, है ना, रोहतास और कैमूर में, और यहां से गुजरी है रोहतास से ही सोन नदी। कौन सा नदी? जो पटना में आके गंगा में मिल जा रही है। तो ये आपका सोन नदी है, आप लोग देख रहे हैं सब इधर, यहां आपका सोन नदी, इधर आपका कैमूर की पहाड़ियां, और इस तरफ जो आपका दिखता है ये छोटा नागपुर का, ये छोटा नागपुर का। तो इधर गया के जो हिस्से में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है, और फिर इधर झारखंड की तरफ है जो कोडरमा, कोडरमा से झारखंड मिल गया, और गया में जो है, गया से डोभी होते हुए जो हम कोडरमा की तरफ जा रहे हैं, ये सब छोटा नागपुर के पठार। तो यहां कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर का पठार, यहां छोटा नागपुर, और ये बीच में कौन सा हो गया? कौन सा नदी? क्लियर है सभी को? तो सोन नदी जो है वो कैमूर के पठार को किससे अलग करता है? चलिए, तो इंग्लिश वाले लिखिएगा, द साउदर्न प्लेटू रीजन, द साउदर्न प्लेटू रीजन the southern plateau region borders the Chota Nagpur on the Chota Nagpur plateau। आगे लिखिएगा, the southern plateau region borders is on the Chota Nagpur plateau। आगे लिखिएगा, सोन रिवर सेपरेट्स, सोन रिवर separates the Kaimur plateau from the Chota Nagpur plateau। The Son river separates the Kaimur plateau from the Chota Nagpur plateau। लिख लिया? लिख लिया आप लोग? इसमें आगे लिखिए गया का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, गया का पहाड़ी क्षेत्र लिख करके डैश दीजिए। गया का पहाड़ी क्षेत्र, गया का पहाड़ी क्षेत्र लिखे। कैमूर की पहाड़ी आपके दिमाग में सेट हुआ है कि नहीं, ये बताओ? दिमाग में सेट है? बिहार के कौन कौन से जिले में? रोहतास और अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो आपका साउथ वेस्ट में होगा, साउथ वेस्ट में। इसको अलग से लिखवाने की जरूरत है कि एक दो लाइन लिखवा दे? हाँ, अच्छा, गया वाला लिखवा कर उसको लिखवा देते, साउथ में लिखवा देंगे क्योंकि वो तो आपने समझ लिया है। ठीक है, लिखिएगा गया का पहाड़ी क्षेत्र, है ना, हिल एरिया ऑफ गया। इसमें लिखिएगा, लिखिएगा इसमें जेठियन, जेठियन, इसमें लिखिएगा जेठियन, लिखिएगा इसमें जेठियन, उसके बाद लिखिएगा इसमें ब्रह्मयोनी, की पहाड़ियां। ठीक है, हाँ, इसे में लिखिएगा बराबर की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां, लिखते जाओ। ठीक है, बराबर की पहाड़ियां,
प्रेतशिला पहाड़ी, हाँ प्रेतशिला पहाड़ी। अरे हाँ इसी में लिखना है, इंग्लैंड में नहीं लिखवा रहे। प्रेतशिला पहाड़ी, तपोवन पहाड़ियां, रामशिला पहाड़ियां, रामशिला पहाड़ियां आदि शामिल है, आदि शामिल है। तो हम तो इस इतिहास का पढ़ा रहे थे तब जेठियन का नाम लिए थे, याद आया? जेठियन में जो है आपके कौन से काल में मिला था यहां पर साक्ष्य बताओ। जेठियन में जो हमने बताया था कौन से, हाँ पूरा पाषाण काल। जेठियन से क्या मिला था? खुरपी मिला था, है ना, पत्थर के बने हुए खुरपी प्राप्त हुए थे। तो ये गया में ही जेठियन की पहाड़ी बताया था, ब्रहायोनी की पहाड़ियां, और ये भी जो है आपका गया में ही है, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा बराबर की पहाड़ियां गया के साथ साथ जहानाबाद में भी है, ठीक है। तो जब बिहार के मैप में आप देखते हो तो पहले जो मिलता है आपका गया, फिर उसके बाद जहानाबाद, है ना। तो ये जो दोनों का जो ये आपका अगर कहा जाए जो बाउंड्री है, इसी पर जो है विस्तार है आपके बराबर की पहाड़ियों का। उसके बाद है प्रेतशिला पहाड़ी, क्या है इसका नाम है? प्रेतशिला। प्रेत मतलब भूत होता है, आत्मा, समझते हैं ना। तो गंगा में है ना, ये सॉरी गया में जब पिंडदान होता है तो पिंडदान के बाद जो अंतिम प्रक्रिया होता है वो यही प्रेतशिला पहाड़ी पर, मतलब उसको कहा जाता है कि अगर इस पहाड़ी पर दर्शन नहीं करोगे तो आपका जो है ये भूत योनि जो है वो उसी में रहेगा, आपके जो पूर्वज है। तो अंतिम मुक्ति के लिए कहा जा रहा है प्रेतशिला पहाड़ी। उसके बाद तपोवन की पहाड़ियां, और ये वही पहाड़ियां जिसके विषय में मैंने कहा था कि लगभग 5-6 वर्ष पहले, है ना, कहा गया था कि तपोवन की पहाड़ियों में जो है सोना का निक्षेप है, और न्यूज वाला पूरा जलते हुए सोना दिखा दिया था, है ना। इसी में दिखाया था कि ये आपका जो है ऐसा, मतलब गया में एक ऐसा पहाड़ी जो कि सोना उगल रहा है। लाइन समझ रहे हो कैसा खतरनाक है? गया में एक ऐसी पहाड़ी जो कि सोना उगल रहा है ना। और बुजुर्ग लोग ऐसे देख ले तो कहे कि हम जब जवान थे तब क्यों नहीं उगल रहा था हम भी जाकर के वहां से लेकर के कुछ आते। उसके बाद है रामशिला की पहाड़ियां, है ना। तो ये रामशिला जो है वो मेन शहर में ही है आपका, और स्टेशन से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर। तो यहां पर जो है वो मंदिर बनाए गए हैं रामशिला की पहाड़ियों पर भी, समझ में आया कि नहीं। शंकर जी का मंदिर भी है और श्री राम जी का भी मंदिर है, इसीलिए इसका नाम ही है रामशिला। क्या नाम है? तो ये सभी कहां है? ये सभी गया में है। तो हिंदी वाले आप लोग तो लिख लिए होंगे, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा सभी लोग। लिखिएगा सेवरल माउंटेन रेंज आर, सेवरल माउंटेन रेंज आर फाउंड इन गया, फाउंड इन गया। सेवरल माउंटेन रेंज आर फाउंड इन गया। अब इसमें लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में एमंग देम जेठियन, जेठियन कॉमा देकर लिखिएगा रामशिला, रामशिला, फिर कॉमा देकर लिखिएगा प्रेतशिला, प्रेतशिला। अरे इंग्लिश में भी वैसे ही लिखना है, प्रेतशिला। आगे लिखिएगा भूतशिला,
भूतशिला, गया में ये सब पहाड़ है, ठीक है, प्रेतशिला, भूतशिला। एक पहाड़ का नाम है हदहदवा महादेव। समझ में आया? अब ये सब सब डराने के लिए है, जो बाहरी लोग आता है उसको डराने के लिए। वहां के लोग नहीं डरते हैं, वहां वाले लोग तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बच्चा लोग घूमने के लिए जा रहा है, लड़का लोग अपने महिला मित्र के साथ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये किसी भी एंगल से डरने वाली बात नहीं है। देखो आगे लिखो, लिखा इस पे, कहां तक लिखेगा? भूतशिला, लिखिएगा ब्रह्मयोनि हिल्स, और साथ में लिखिएगा तपोवन हिल्स। तपोवन, हमारा जानकारी तुमको खूब चाहिए। तपोवन हिल्स मेंशन कर लिया आपने, सब यहीं से कर लीजिए। देखिए, बराबर की पहाड़ियां, प्रेतशिला, तपोवन, रामशिला। क्लियर? आगे लिखिएगा कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर प्लेटू रीजन, कैमूर की पहाड़ियां। लिखिएगा इन पहाड़ियों का विस्तार इन पहाड़ियों का विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। दक्षिण पश्चिम हिस्से में है, जो कि कैमूर के साथ साथ रोहतास में विस्तृत है। जो कि कैमूर के साथ साथ रोहतास में विस्तृत है। विस्तृत है। आगे लिखिएगा अगले पॉइंट में, इन पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रधानता है। चूना पत्थर की प्रधानता है। ठीक है, इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा कैमूर प्लेटू रीजन डैश दे करके लिखिए। दिस इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार। साउथ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार, which is expanded in Kaimur and Rohtas district. Kaimur and Rohtas district. आगे लिखिएगा अगले लाइन में, limestone is available in this Kaimur Plateau region. Limestone is rich available in दिस प्लेटू रीजन। लिख लिया आपने? आगे एक और लिखिए, खड़गपुर की पहाड़ियां। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियां।
खड़गपुर की पहाड़ियां, खड़गपुर प्लेटू, खड़गपुर की पहाड़ियां, खड़गपुर की पहाड़ियां। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियां लिखिएगा। इन पहाड़ियों का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में, बिहार के दक्षिण पूर्व में है। इन पहाड़ियों का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में है। इन पहाड़ियों का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियों के साथ साथ, मुंगेर में खड़गपुर के पहाड़ियों के साथ साथ गिद्धेश्वर की पहाड़ियां भी है। गिद्धेश्वर, गिद्धेश्वर की पहाड़ियां भी है। गिद्धेश्वर की पहाड़ियां भी है। लिखिएगा, इन पहाड़ियों में, इन पहाड़ियों में स्लेट मौजूद है। स्लेट, स्लेट, क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट आदि मौजूद है। क्वार्टरजाइट है ना, ये पत्थर ही है। जैसे ग्रेनाइट कैसे एक पत्थर होता है, वैसे ये भी, जैसे स्लेट हो गया वो भी तो एक पत्थर ही है। स्लेट अलग थोड़े कुछ है। लिखिएगा आप लोग खड़गपुर प्लेटू, और इसमें लिखिएगा खड़गपुर प्लेटू। लिखिएगा, दिस प्लेटू इज expanded in, this plateau is expanded in southeast part of Bihar, southeast part of Bihar। ये तो बहुत कमेंट करते रहता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, खड़गपुर प्लेटो इज सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। अगला लिखिएगा, गिद्धेश्वर प्लेटू इज ऑल्सो सिचुएटेड इन मुंगेर। गिद्धेश्वर प्लेटो इज ऑल्सो सिचुएटेड इन मुंगेर। इसमें आगे लिखिएगा, इन दिस प्लेटू रीजन वी फाउंड, in this plateau region we found slate, slate, slate कॉमा देके लिखिएगा, क्वार्टरजाइट, स्लेट, क्वार्टरजाइट एंड ग्रेनाइट
इन दिस रीजन वी फाउंड, क्या क्या बोला हमने, स्लेट, क्वार्टरजाइट एंड ग्रेनाइट। बस इतना ही इसमें लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों का ये खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं, इसका जिक्र भी आगे मिलते रहेगा आपको, खनिज में भी मिलेगा, उद्योग में भी मिलेगा, समझ में आया। और कैमूर की पहाड़ियों को भी मिलेगा, अगर बात करेंगे तो खनिज में भी मिलेगा और साथ साथ उद्योग में भी इसका हम नाम लेंगे। तो ये सारा आपका मैप पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। कल के क्लास में आपने मैप बनाया था या नहीं, ये वाला एक अलग से बना देंगे तो आप लोग इसमें बना लीजिए क्या, कि बना लिया आप, इसमें तीनों आपने दिखाया था, जहां जहां जो जरूरत हुआ हमने इसको दिखाया भी है। तो खड़गपुर की पहाड़ियां अगर कहा जाए तो यहां पर मिलेगा आपको, मुंगेर का हिस्सा यही है आपका, और मुंगेर में ही जो है आपका खड़गपुर और साथ साथ में गिद्धेश्वर, और गया में यहां खूब पहाड़ियों का हिस्सा है जो कि अभी बताया, और यहां कैमूर का पहाड़ी, तीन जो है आपको मेनली ये साउथ पार्ट से जो आपका ये जो नैरो है, ये जो पठारी भाग है, यहां पर कैमूर की पहाड़ियां, यहां पे प्रेतशिला, भूतशिला, रामशिला, ब्राह्मयोनी बराबर की पहाड़ियां, और यहां पर आपके खड़गपुर और साथ साथ में गिद्धेश्वर की पहाड़ियां। याद रहेगा आप लोगों को। तो कभी भी नाम अगर हम बोलेंगे तो दिमाग में एक बार में एकदम से आ जाना चाहिए कि कौन से जिला का नाम हम ले रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो हम समझते हैं कि आज आप लोग समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। अभी जब तक कंप्लीट नहीं होगा लिखने का प्रक्रिया, जब तक हम लोग आगे, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से इसमें लिख दे, तो इसमें पहाड़ी का हिस्सा, तो इसमें तो अभी बताया ही, आप तो खुद से भी बना सकते हैं। इसमें तो आप खुद से भी बना सकते हैं। और जो दोआब हमने बताया वो भी कम से कम आप उसमें नोट डाउन करिएगा। तुम लोग लापरवाह थोड़ा ज्यादा हो, मेहनत कम करना चाहते हो, लगता है जितना सर करके दे दिए बस उतना ही है ना। ठीक है, उसके बाद यहां हमने दो तीन बताया था, गया में कौन कौन सा याद है? प्रेतशिला सबसे पहले मन में आया, नहीं, भूतशिला भी यहां पर है, जाना मत घूमने, ठीक है। बराबर लिखा। तपोवन, यहां हमने मुंगेर में दो बताया था, है ना। ठीक है, तो बेसिकली यही आपको समझना है। और कुछ कुछ हिस्से जो है हमने बताया था इधर, अगर नॉर्थ में कहा जाए तो यहां क्या था, सोमेश्वर, और इसी के साउथ में आपने देखा था रामनगर दून, है ना। और यहां पर दून वैली। ठीक है, और जो बीच के हिस्से हैं वो जनरली आपके मैदानी भाग है। अगर फिर भी इधर कहा जाए तो आपका ये जो है आपका तेराई हिस्सा है ना। और बाकी जो बच गया वो सब के सब जो है आपके गंगा का मैदानी भाग। इसी के दो भाग, एक उत्तर एक दक्षिण। तो यहां पर हमने बताया था आपको कि न्यू एलुवियल, और यहां पर आपका तो ये आप चाहे तो इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि बाद में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान बनेगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे।
अगला क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं सब कुछ? जिला और जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जहां जहां पर है वो सब समझ में आना चाहिए आपको। जहां जहां हमने बताया कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र में है वो सब आपको याद रखना ही है। ये आपका गया था। वैसे तो आप लोग समझदार है, खाली पढ़ते कम है। नहीं, दिमाग ठीक है लेकिन ठीक जगह पर नहीं लगाते हैं। जैसे नहीं, कुछ बच्चा बोलता है सर हम पढ़े तो बहुत तेज हो जाए लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हो? तो मन ही नहीं करता है, और जो काम करने का मन ना करे उसे नहीं करना चाहिए, है ना। उसको करोगे तो बहुत सारा, तो फिर स्थिति ऐसा बनेगा कि कई बार वापस लाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। समझ में आया? मन चंचल है, समझ में आया कि नहीं? ये हर 10 मिनट में से मन कुछ भी कर सकता है। पढ़ने का मन किया, नहीं किया, कभी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी पहाड़ जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहीं तक एंड कर दीजिए क्लास को।